Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. Uh, this is the video for Standard 8, Chapter 3, Indian Constitution, Part 2. In last video, we discussed about how did our constitution was formed and who were the creator of our constitution and what is the importance of the constitution. तो लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस की थी. अब ये वीडियो में आज हमें जो बातें करनी है वो हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो मेन फीचर्स है वो क्या है. सेलिएंट का मीनिंग होता है मेन फीचर्स. तो जनरली अगर आप प्रियम्बल को देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसके अंदर ये मेंशन है कुछ वर्ड्स and that are the main features of our constitution. For example, we declare our country as a sovereign country, socialist, secular, democratic and republic country. So the word sovereign, socialist, secular, democratic, republic, liberty, equality, fraternity, these are the salient features of our constitution. ये जो words है वही हमारे जो मेन फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया कैसी कंट्री है वो बताते हैं. तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर ये आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या फीचर्स है. मेन जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा. पर एज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें जो डिस्कस करना है वो है फर्स्ट है डेमोक्रेटिक रूल. दैट वी डिक्लेयर्ड in our constitution that India is democratic country. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से सिलेक्ट होती है. यानी इसके लिए इलेक्शन होते हैं. जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी लीडर ये जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, वो जो विन हो गए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल वेयर द गवर्नमेंट चूजन बाय द इलेक्शन. अब मोनार्की में ऐसा नहीं होता था. मोनार्की में हेरिडिटरी होती थी कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा. डिक्टेटरशिप में कैसा होता था कि कोई भी बाय फोर्स रूल करने में आ जाता था. जैसे हम हिटलर की बात करते हैं, दैट हिटलर वाज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. तो उसको लोगों ने नहीं बिठाया था वहाँ पे रूल करने के लिए. वो अपने मैन पावर, अपने फोर्स की वजह से वहाँ पे ज़बरदस्ती से यानी सबको डोमिनेट करके रूलर बना था. तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. डेमोक्रेसी में जनरली इलेक्शन होते हैं, लोग अपना वोट देंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उसका भी टर्म्स होता है 5 ईयर्स का. तो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइड्स में आपको बताया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है. तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. ये इसका मेन कीवर्ड है. If China had a democratic government, they could have avoided the famine. A non-democratic government can respond to the needs of the people, but it all depends on the wishes of the people who rule. And a democratic government is a better government because it is a more accountable from the form of the government. क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसका उसको वहाँ के जो सिटीज़न है, वो कंट्री के जो सिटीज़न है उनको आंसर देना पड़ता है. इसलिए यहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ट्रस्टफुल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उसको हमें इलेक्ट करके मेंबर्स को आगे भेजते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. वो जो कुछ भी डिसीज़न लेते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होने चाहिए, और वो जो भी कुछ डिसीज़न लेंगे उसके लिए उनको जो सिटीजन्स हैं उनको आंसर देना पड़ता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट विच दे डन फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड दे विल गिव द आंसर ऑफ दैट कॉज.
अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पुट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि आप 5 साल के लिए आप उनको पावर में ला सकते हो. ऑल सिटीजन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी अ लीडर, यानी अगर आपको भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, पर जो मिनिमम एज है उसकी 25 ईयर्स वो होनी चाहिए. एंड ऑल सिटीजन हैव द अपॉर्चुनिटी टू वोट फॉर लीडर्स एंड लॉज. तो इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये राइट्स है कि वो वोटिंग करें. ऑल सिटीजन्स आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड. तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, और मोनार्की में खास ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे राजा अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, उसको किसी को आंसर नहीं देना होता है, और वहाँ पे लोग अपने राजा को सिलेक्ट नहीं करते थे. तो अगर आप 600 सेंचुरी में जाओगे तो वहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के रूलर्स इंडिया में होते थे. एक था राजपद और दूसरा था जनपद. तो जनपद जो होता था वो डेमोक्रेटिक स्टेट होता था, और राजपद जो होता था वो मोनार्की स्टेट होते थे. वहाँ पे हेरिडिटरी राजा बनते थे, और जनपद में राजा को इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता था कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो राजा बनेगा. सो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. And it can be solved to make decisions because all people must discuss and vote on the issue. तो यहाँ पे जो होता है वो पार्लियामेंट में भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जिसने गवर्नमेंट बना दी वो कोई भी डिसीजन लेगा. वहाँ पे भी हर एक डिसीजन लेने के लिए मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है. अगर मेजोरिटी मिलती है तो ही वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है. तो ये है डेमोक्रेटिक रूल. So India has adopted the democratic system of government. General elections are held in our country every 5 years. Citizens above the age of 18 years are eligible to cast their vote. तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है. अगर आप 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देगा, राइट टू वोट. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज़ योर लीडर. वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी नहीं कही जाती है. पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पढ़ा है, अनपढ़ है, पैसे वाला है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, कोई भी हो, अगर वो इंडिया का सिटीज़न है तो वो यहाँ पे वोट करेगा ही, और इस तरह से वो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर. कोई भी इंडिया का जो सिटीज़न है वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है. उसके लिए ना ही उसकी डिग्री पूछी जाती है, ना ही उसकी कास्ट, ना ही उसका क्लास, ना ही उसका जेंडर. पर मैं यहाँ ऐसा मानता हूँ कि अगर जब आप अल्टीमेट पावर किसी को हैंड ओवर कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेटेड लीडर होगा तो डेवलपमेंट जो होगा कंट्री का वो एक डिसेंट वे में होगा. और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज होना चाहिए. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 ईयर्स. जो भी इलेक्शन में विन होगा वो 5 ईयर्स के लिए रूल करेंगे. एवरी citizen enjoys the freedom to follow religion of his or her choice as well as freedom of speech, expression and thoughts. डेमोक्रेसी में ये सब हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं कि हम हमारे हिसाब से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है, पर तब तक जब तक कि हमारे बोलने से वायलेंस नहीं हो. अगर वायलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्राइम बन जाता है. हम हमारे थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि मोनार्की, डिक्टेटरशिप और जो भी फॉर्म है गवर्नमेंट के, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला ही था, उसमें इस तरह की फ्रीडम नहीं मिलती है. जैसे कि टेरेनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, फैसिज्म, ये सब में हमें ये राइट्स नहीं मिलते हैं सिटीज़न को. ये जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं, वो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में या तो डेमोक्रेसी जो कंट्री में होती है वहाँ पे मिलते हैं. तो इन शॉर्ट डेमोक्रेटिक रूल में सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर एट द सेंटर.
फिर दूसरा हमने हमारी कंट्री के बारे में डिक्लेयर किया है दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या है कि इंडिया में हर एक सिटीज़न को अपने हिसाब से कोई भी रिलीजन फॉलो करने की परमिशन है। हमने हमारी कंट्री को कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन के फेवर में डिक्लेयर नहीं किया है। जैसे पाकिस्तान को देख लो तो पाकिस्तान इज़ इस्लामिक कंट्री, यानी वहाँ पे इस्लाम रिलीजन को ही प्रमोट किया जाता है। अब जब सेक्युलर आप डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट रिलीजन के लिए कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती है। गवर्नमेंट मंदिर नहीं बना सकती है, मस्जिद नहीं बना सकती है, रिलीजन रिलेटेड स्कूल या हॉस्पिटल नहीं बना सकती है, या रिलीजन मैटर में गवर्नमेंट कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती है। यहाँ जितने भी सिटीजन्स हैं दे आर फ्री टू फॉलो और प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ रिलीजन। जैसे हमारे इंडिया में हिंदू, जैन, बुद्धिज़्म, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब रिलीजन हमारे में है। तो ये हमें दिखाता है दैट वी आर definitely follow the different religion, then after we are a citizen of a same country, that shows our unity। और यही रीज़न है कि इंडिया 70 years अब से एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन के ये दुनिया में है, आफ्टर ब्रिटिश रूल स्पेशली। उससे पहले के ज़माने में भी हमारे यहाँ सब रिलीजन फॉलो करने की परमिशन होती थी, पर ब्रिटिश रूल के बाद काफ़ी चेंज हो गया। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये देखा कि अगर हमने कोई एक रिलीजन को प्रोपोगेट किया तो हो सकता है ये जो कंट्री की इंटीग्रिटी है वो डेंजर में आ सकती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर किया कि यहाँ पे आप जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो, अगेंस्ट द लॉ ऑल द रिलीजन्स आर सेम। यहाँ पे अगर हिंदू क्राइम करेगा तो भी उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो मुस्लिम करेगा। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि मेजॉरिटी हिंदू है या मेजॉरिटी मुस्लिम है या माइनॉरिटी में कौन है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा इफ़ यू मेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस। सो दैट इज़ द सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म to the norms of any particular religion in its system of governance। यानी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डिसीजन रिलीजन के रिलेटेड नहीं ले सकती है, ना ही गवर्नमेंट किसी को फोर्स कर सकती है कि आपको ये पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है। सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्स और रिलीजन। यहाँ पे आपके धर्म, आपके जो ट्रस्ट है या आपका जो रिलीजन है उसके हिसाब से आपके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव होगा नहीं। एवरी सिटीजन एन्जॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। तो यहाँ पे आप जो भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसमें कोई गवर्नमेंट आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आपके ऊपर ला सकती है। आप जिस रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, एंड दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। और इसकी वजह से ही हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बन के इतने सालों से यहाँ पे हैं। तो ये है एक मेन फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए कितनी गहरी सोच है, कितना उन्होंने सोचा कि अगर हमने कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट किया तो यहाँ पे इंडिया की यूनिटी के लिए वो डेंजर हो सकता है फ्यूचर में। तो दैट इज़ कॉल्ड विज़न। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है वो ऑर्डिनरी नहीं है, दिस इज़ द स्पेशल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि उसके अंदर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर आगे हमने एक्सेप्ट किया है फेडरल स्टेट पॉलिसी। तो फेडरल स्टेट क्या है? तो एक्चुअली में फेडरल सिस्टम और फेडरल स्टेट ये दोनों अलग अलग है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे आपको दो सिटीजनशिप मिलती है, एक आपकी कंट्री की और दूसरी आपकी स्टेट की, जो अब तक हमारी कंट्री में जम्मू कश्मीर के लिए थी अब तक, पर लास्ट ईयर 2019 में हमने वो आर्टिकल 370 सेक्शन 370 वहाँ से निकाल दिया, इसलिए अब ये कॉमन हो गया है कि वहाँ पे भी एक ही सिटीजनशिप है। सो दिस इज़ द ओनली फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम। यहाँ पे गवर्नमेंट दो अलग अलग टाइप की है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पर सिटीजनशिप जो है वो एक ही है।
अब जब अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, पर अमेरिका की डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम है, यानी वहाँ पे आपको आपके स्टेट के भी सिटीजनशिप मिलेगी और आपको आपकी कंट्री की भी सिटीजनशिप मिलेगी। तो हमने फेडरल स्टेट एक्सेप्ट किया है। So India is a federal state. There is a distribution of subject on which the central or the state government can frame law. तो 97 सब्जेक्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं और 66 सब्जेक्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिए, जिसको अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट कैन फ्रेम द लॉ एज पर द नीड. There are three such list: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट मतलब में जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी. स्टेट लिस्ट मीन्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी. और कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं. लॉ फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन. पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है वो पूरी कंट्री को एप्लीकेबल होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज पर्टिकुलर स्टेट में ही वो इफ़ेक्ट करते हैं, अदरवाइज दूसरे स्टेट में वो इफ़ेक्टिव नहीं है. तो ये है पूरा फेडरल फीचर्स. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट एट टू लेवल, सेंटर एंड स्टेट, डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो मैंने अभी बोला. कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन ले सकती है. और यहाँ पे देखिए फेडरल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे दो गवर्नमेंट होती है. यहाँ पॉलिटिकल पावर शेयर्ड होता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, यहाँ पे नहीं होता. तो ये है पूरा फेडरल स्टेट का फीचर्स. तो हमने हमारी कंट्री को फेडरल स्टेट भी डिक्लेयर किया है. उसके बाद हमने हमारी कंट्री को रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर किया है. तो व्हाट इज़ रिपब्लिक नेशन? रिपब्लिक नेशन मीन्स द गवर्नमेंट विच फॉर्म at any level in the country that formed due to the citizens of the country. यानी यहाँ पे जो पीपल है कंट्री के, उनके हाथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये पावर है. डायरेक्ट पावर किस लिए? तो लोकसभा इलेक्शन में डायरेक्ट पावर होता है कि 5 इयर्स के बाद आप अगर आपको जिसको आपने वोट दिया है उन्होंने बराबर फंक्शनिंग नहीं किया तो आप दूसरी पार्टी को वोट दो. और इनडायरेक्ट राज्यसभा में होता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, पर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राज्यसभा के मेंबर को चूज़ करते हैं. इस तरह से हम इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. तो रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर्स फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वी हैव adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of a few privileged people. तो यहाँ पे हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम फॉलो किया है. क्यों? क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो भी ये पावर है पूरी कंट्री को रन करने का, वो कुछ लोगों के हाथ में ना रह के ये पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. हाँ, 5 इयर्स के लिए ये पावर कहीं पे सेंट्रलाइज होगा, पर आफ्टर 5 इयर्स व्हेन द न्यू इलेक्शन डिक्लेयर, दैट पावर टेकन फ्रॉम द ओल्डर रूलर. जो पुराने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके पास से हम ये पावर वापस भी ले सकते हैं. रैदर इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर. तो यहाँ पे क्लास, कास्ट और जेंडर या रिलीजन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. लोगों के हाथ में पावर है, वो अपने लीडर्स को खुद इलेक्शन के थ्रू वोट दे के सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखें दो टाइप की गवर्नमेंट है. ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट, उसके नीचे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, और जुडिशरी. लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आती है. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर उनकी गाइडलाइन में सब वर्क होता है, और उनकी हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. और जुडिशरी में अपेक्स कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट. फिर स्टेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसमें गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. वहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है. लेजिस्लेचर में
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिसमें पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आती है, और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास में सब एग्जीक्यूटिव पावर होती है, और जुडिशरी में हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट, और उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स जो होती है, लोक अदालत और टाडा कोर्ट और स्पेशल कोर्ट, ये सब होते हैं. तो दीज आर द थिंग्स ऑफ द रिपब्लिक कंट्री. Legislature, executive and judiciary are the organs of government. Legislature makes laws, executive with the help of civil services officer implements the laws, जैसे कलेक्टर है, कमिश्नर है, पुलिस है, इनकी हेल्प लेके वो जो भी लॉज पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में बना है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस. और जुडिशरी का काम है कि जो भी ये लॉज को फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिश दे और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे. तो यहाँ पे ये चार्ट में आपको दिखेगा रिपब्लिक, अगर नो मोनार्की होती है और रिपब्लिक होता है तो क्या बेनिफिट होता है. तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और वो सब आपको मिलता है. सो दिस इज़ रिपब्लिक नेशन. तो हमने हमारी कंट्री को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया है. अब जब हमने हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया है तो साथ में सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स भी दिए हैं. वो देखते हैं जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. तो कौन से राइट्स हमारे पास है, तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, cultural and educational right, and right to constitutional remedy. So these are the 6 main fundamental rights. अब ये राइट्स हमें क्यों मिले हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. इसके लिए अगर हम हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं डिक्लेयर करते तो शायद हमें ये राइट्स नहीं मिलते, क्योंकि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, फैसिज्म, ऐसे सब गवर्नमेंट फॉर्म में ये ऐसा कोई भी राइट्स गवर्नमेंट को सिटीजन्स को नहीं मिलते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये जो भी राइट्स है वो राइट्स हमें हमारी गवर्नमेंट नहीं देती है, पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. दैट वाज अडॉप्टेड ऑन द 26th of November in the year 1949 but was put in use on the 26th of January 1950. That is why we celebrate 26th January as the Republic Day, because on that day we enforced our constitution. The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the resident of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. तो ये फंडामेंटल राइट्स क्यों मिले हैं, क्योंकि जब तक आप इंडिया में रह रहे हो तब तक आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप हैप्पीली पीसफुली अपनी लाइफ पास कर सको. इसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है. द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसके अंदर सेम टू सेम रहेंगे. तो राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर इक्वल. There is no discrimination on the base of the caste, creed, color, gender, religion. तो यहाँ पे सब लोग इक्वल है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये होता है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, यानी आपको कोई भी ग्रुपिज़म करना है, कोई भी अपना एसोसिएशन बनाना है तो आप बना सकते हो, असेंबली कर सकते हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है तो उनके सब डिसीजन राइट ही हो. आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, अपने थॉट आप एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स. तो अगर कहीं पे आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स डिक्लाइन होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है जिससे फंडामेंटल राइट्स डिनाइड होते हैं, तो यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड रेमेडीज अगेंस्ट रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स.
तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स. बट to enjoy fundamental rights, that is not only enough as a citizen of the country. With that, some fundamental duties are also be there. अब जब आप कोई वस्तु एंजॉय करते हो तो उसके सामने आपकी मोरल ड्यूटी भी होती है कि आप उसको फॉलो करो. अब जब आप राइट्स एंजॉय करते हो तो ड्यूटीज़ फॉलो करना भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी फॉलो करना फंडामेंटल राइट्स जितना कंपलसरी नहीं किया है. क्यों? क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करें इसलिए. अब ये हमें एज अ सिटीज़न समझना चाहिए कि अगर जब हमारी कंट्री हमें इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है तो उसके सामने हमें क्या करना चाहिए. तो अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक खोलोगे, कोई भी CBSE, NCERT, GSCB कोई भी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की है जो आपको रीड करनी चाहिए, जो आपने आज तक कभी नहीं की होगी. कि नेशनल एंथम है या नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट देना है. जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशन जो भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिस्पेक्ट दें. हम यूनिटी का ध्यान रखें. रिलीजन के नाम पे हम एक दूसरे के साथ लड़े नहीं. कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में हम सोचें. कंट्री की प्रोग्रेस के लिए हम वर्क करें. कभी ये हम नहीं सोचे कि कंट्री ने हमें क्या दिया है. हम ऑलवेज यही सोचे कि हमने कंट्री को क्या दिया है. कहीं पे भी हमारी कंट्री की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी नेचुरल रिसोर्स है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको हम डैमेज ना करें. पॉल्यूशन कम करें, पॉल्यूशन को रोकें, क्लीनलीनेस का ध्यान रखें. कहीं पे भी लीटर कचरा कहीं पे भी फेंके नहीं. कोई भी प्लेस को ख़राब ना करे. तो ये सब हमारी मॉरल ड्यूटीज़ है हमारी कंट्री के लिए. हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो एल्डर्स है उसको रिस्पेक्ट करें. हर एक जो सिटीज़न है उसको हम हमारा भाई बंधु समझे. वोटिंग के टाइम पे वोट देने जाए. जो भी कंट्री के लिए बेस्ट हो सके वो हम करें. तो दीज आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ and that is not compulsory mentioned in constitution and that is the good thing and best thing of our constitution. बाकी और कोई भी कंट्री में या तो आप अपना इंडिविजुअली बिहेवियर देख लो. अगर आप किसी को कुछ देते हो तो सामने आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि कुछ आपको मिले. पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हमारे पास एक्सपेक्ट नहीं किया है. पूरी फ्रीडम हमको दी है. और एज ए इंडियन सिटीज़न ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम वो भी करें कि जिससे हमारी कंट्री को हम पे प्राउड हो. जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दी है उसके रिगार्डिंग उसके एज अ रिफंड हम हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको भी फॉलो करें. अब ये थिंग्स टू नो है आपके सामने. हमने डेमोक्रेटिक कंट्री की बात की थी. अब कम्युनिस्ट कंट्रीज़ भी है वर्ल्ड में. तो ये 5 कम्युनिस्ट कंट्री है वर्ल्ड की. चाइना है, वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, लाओस. तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है. इसके बाद जो है वो है एक्सरसाइज जो आपको करनी है. और ये जितने भी हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए वो 9th स्टैंडर्ड में इंडिविजुअली आपको एक एक जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स है वो डिस्कस करने में आएंगे. पूरा चैप्टर है उसके ऊपर. तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर में जितना भी डिटेल्स था वो हमने डिस्कस कर लिया है. जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो आप मुझे टेक्स्ट करके डिस्कस कर सकते हो. आपका सजेशंस भी दे सकते हो. और जो मैं हर बार बोलता हूँ आपको ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. आपके सर्कल में आपको इन्फॉर्म करना है. अगर स्कूल में आपको समझाया हो और नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो देख के भी आप समझ सकते हो कि क्या है चैप्टर के अंदर. बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर in 8th standard because this is about our constitution, our government, and we should know everything about our government because we are the citizen of this country. आप तो फ्यूचर सिटीज़न हो, अभी आप 18 ईयर्स के नहीं हुए हो. इसलिए जब आपको राइट्स मिलेगा, राइट टू वोट, देन यू एब्सोल्यूट सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री कहलाओगे. पर तब तक आपको सब इन्फॉर्मेशन
गेन करनी है, कलेक्ट करनी है, उसको याद रखना है, क्योंकि ये आपका कंट्री है, आपको इसको नंबर 1 बनाना है, और उसके लिए आपके पास नॉलेज और स्किल ये दोनों होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वापस हिस्ट्री की, कैसे ये ब्रिटिशर्स जो ट्रेडर्स बन के इंडिया में आए थे और कैसे यहाँ पे रूलर बने, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको घर में ही रहना है, सेफ रहना है, और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।